नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज से हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हिंदी आपके लिए पटवारी एग्जाम हो, हॉस्टल वार्डन हो या एडीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप पटवारी या हॉस्टल वार्डन में बोले तो 10 नंबर की हिंदी आती है और एडीओ में आपके 30 मार्क्स 30 नंबर का हिंदी आएगा, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। चलिए हम आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। हिंदी में अगर हम बोले सबसे पहले, तो आप पहले ये समझिएगा कि हिंदी में हम पढ़ते क्या है, पहले तो यही समझना होगा। तो हिंदी में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, भाषा क्या होता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आप बोले कि हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं आपके वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला, पहले तो ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। तो वर्णों की समूह या वर्णों की माला क्या कहलाएगी आपकी, तो वर्णमाला। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपके 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें स्वर क्या होता है आपका, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप देखिए 11। क्या क्या स्वर होता है, तो आ ई ऊ री ऋषि ए ओ औ, ये आपकी क्या होती है, तो स्वर होते हैं जिनकी संख्या 11 होती है। अब आप बोलेंगे कि अंग आहा क्यों नहीं है, तो अंग आहा क्या होता है आपका, तो अयोग वाह होता है, ना ही ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, तो अयोग वाह कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसके यहाँ पे आहा में आपकी जो 2 बिंदी होती है उसे क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, तो 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए इसमें व्यंजन भी मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार से होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है आपकी, तो 33 होती है व्यंजनों की संख्या। व्यंजन में अगर इसकी प्रकार की बात करें तो एक प्रकार आपका स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, 25 होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो आप खुद सोचिए क्या बोला गया आपका, कितने वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ग हैं आपका, तो 5 वर्ग है और कितने वर्ण है उसमें, तो 5। तो कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, 25। नेक्स्ट आप देखिए कि आपका अंतस्थ व्यंजन, इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो अर्धस्वर, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, तो अर्धस्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपकी 4। कौन कौन सी होती है, तो य, र, ल और वा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, तो 4 होती है। कौन कौन सी है, तो स और हा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द्विगुण व्यंजन, क्या होता है, तो डा और ढा। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होंगे, तो 2 व्यंजनों के सहयोग से बनने वाले, 2 व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसको क्या बोलेंगे, तो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है आपकी, तो छ, त्र, ज्ञ और स, ये हमारा क्या है, तो वर्णमाला है। इन सभी से मिलकर आपका क्या बना, वर्णमाला बना, जिनकी संख्या कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52, ठीक। चलिए हमारा क्वेश्चन है आज का, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। अभी आप देख रहे हैं कि जिस हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन से, कहां से लिया गया है, एक आपकी स्टैंडर्ड भाषा या मानक के रूप में कहां से लिया गया है। तो आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपका, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, खड़ी बोली और पहाड़ी हिंदी। तो कौन सा लिया गया है आपका, तो खड़ी बोली। खड़ी बोली आपकी क्या है, तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिम में, भारत का जो ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, इस एरिया में जो बोला जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, तो पश्चिमी हिंदी कहलाती है। इसमें आते हैं आपके, अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो क्या क्या आता है आपका, कन्नौजी, ठीक है, कौरवी, और ये आपका जो कौरवी है यही क्या है आपका, तो खड़ी बोली, ठीक है। जो आपका कन्नौजी है वही क्या है, खड़ी बोली, और इसी को हमारे यहाँ क्या लिया गया है, तो मानक हिंदी के रूप में लिया गया है, जो हिंदी आप प्रयोग में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो
वहां पे क्या है ये आपका तो पूर्वी हिंदी। अब इसके अंतर्गत क्या आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? तो आप देखिएगा अवधी, ठीक है, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी जो हम लोग बोलते हैं वो किसके अंतर्गत आता है आपका तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है वो किससे साम्यता रखती है या किससे मिलती जुलती है? तो अवधी और बघेली से मिलती जुलती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी मतलब राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली, तो इसके अंतर्गत क्या आती है आपकी तो मारवाड़ी, ठीक है, जयपुरी, ये सभी क्या है आपकी तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी क्या होगी तो जो आपके उत्तराखंड यानी पहाड़ी क्षेत्रों पे बोली जाती है वहां पे क्या है तो पहाड़ी हिंदी है। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका तो गढ़वाली, ये सभी किसके अंतर्गत है आपके तो पहाड़ी हिंदी के। तो आपकी मानक हिंदी के रूप में किसे स्वीकार किया गया तो ध्यान रखेंगे खड़ी बोली। ये कहां से आपकी तो पश्चिमी हिंदी से कोरवी या खड़ी बोली से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपको हिंदी में ये चीज समझना है कि हिंदी कहां से, तो सबसे पहले बोली का विकास होता है। क्या हुआ बोली का, बोली से क्या बनता है आपका तो उपभाषा या इसी को क्या बोलते हैं तो विभाषा, ठीक है। इसके बाद किसका जन्म होता है आपके तो भाषा का उदय होता है। मतलब कोई भी बोली किसी भी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बोली। जब आपकी बोली थोड़ी विकसित होती है, उसका विकास ज्यादा हुआ तो उसको उपभाषा या विभाषा बोला जाता है, और उसका विकास और अधिक स्तर पर हो गया तो वो हमारे यहाँ पे क्या बन जाती है तो भाषा बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का उद्भव का सही क्रम बताइए। मतलब हिंदी आपकी कहाँ से आई, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने हिंदी के बारे में बोला, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो प्राचीन भारत में आपके कौन आए थे, आर्य लोग आए थे। उनकी क्या थी आपकी भाषा बोलेंगे तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब संस्कृत बोलने का, संस्कृत में उनके काव्य वगैरह मिलते थे। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई आपकी तो संस्कृत आई, ठीक है। सबसे पहले क्या आई तो आपकी संस्कृत आई। संस्कृत के बाद आपका धीरे धीरे विकास हुआ तो आपकी क्या आई तो पाली भाषा का उदय हुआ, ठीक है। पाली के बाद आपका किस भाषा का उदय हुआ तो प्राकृत भाषा का उदय हुआ। इसके बाद आपका क्या आता है तो अपभ्रंश भाषा आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका तो अवहट्ट, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपका क्या बोला गया, ऑप्शन देखिए हिंदी के विकास क्रम में। तो सबसे पहले हमने बोला कि आर्य भी आए थे तो आपकी संस्कृत भाषा का उदय हुआ, फिर आपका क्या हुआ तो पाली भाषा आई। नेक्स्ट क्या आपका बोला जा रहा है तो प्राकृत आई। मतलब ऑप्शन तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका अपभ्रंश और अवहट्ट, इससे मिलकर आपके हिंदी का विकास हुआ। जब संस्कृत आई थी तो संस्कृत को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक होता है आपका वैदिक संस्कृत या इसी को बोलते हैं दैविक संस्कृत, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें क्या है आपके तो चार वेद जो आपके हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ने चार वेद, जो आप चार वेद है वो चार वेदों की रचना किसमें हुई है तो वैदिक संस्कृत या दैविक संस्कृत के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है आपका लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत में आता है आपके महाकाव्य वगैरह, रामायण महाभारत, ये सारी चीजें लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। पाली में किसके उपदेश थे आपके तो गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। प्राकृत में आपके महावीर स्वामी थे। अपभ्रंश क्या हुआ अब आप देखिए, संस्कृत का उदय हुआ, संस्कृत के बाद थोड़ा पाली उसमें मिला, पाली से आपका प्राकृत बना। अब सारे मिलकर क्या हो गए, एक अलग भाषा बन गए। कुछ इसके वर्ड्स हो गए, कुछ इसके शब्द, कुछ आपके पाली से और कुछ प्राकृत से, तो उससे क्या बन गया आपका अपभ्रंश बनता है। इसीलिए अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ स्वरूप। क्या होता है इसका अर्थ तो बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ या फिर बिखरा हुआ, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं तो अपभ्रंश के अर्थ होते हैं। अपभ्रंश के अलावा अपभ्रंश और हिंदी का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, क्या बोलना है आपका तो अपभ्रंश और हिंदी के जो बीच का टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं तो अवहट्ट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपका जो भाषा शब्द आया है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आप देखिए क्या लिखा है ऑप्शन में, संस्कृत के भाष्य धातु से, अपभ्रंश के भाष्य धातु से, पाली के भाष्य धातु से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की उत्पत्ति हमने इसके पहले देखा कि सबसे पहले क्या आई थी आपकी, तो संस्कृत आई थी। तो किससे हो जाएगा, तो संस्कृत के भाष्य धातु से। हमारा आंसर क्या होगा, तो संस्कृत के भाष्य धातु से। अब भाषा क्या होती है, बार बार भाषा आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए जो आप बोलते हैं, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, तो भाषा कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चरित होती है, मतलब किसके सहयोग से हम इसको बोल सकते हैं स्वरों को। तो स्वर क्या होते हैं, पिछले भी हम लोग स्टार्टिंग में देखे कि स्वर क्या होते हैं आपके, तो आ ई उ री सी ए ओ आम कहा भी है। तो इनकी टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तो टोटल मूल रूप से जो आपके स्वर होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए आपके 11 स्वर, ठीक है। ये क्या कहलाते थे आपके, तो अयोग हुआ, हमने देखा था, ये अनुस्वार था आपका, और ये क्या था आपका, तो विसर्ग है। इस चीज को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा गया कि स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं, मतलब किसके सहयोग से बोले जाते हैं। तो स्वर की परिभाषा ही क्या होती है, बिना किसी के सहयोग से बोला, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं आपके, तो स्वर कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, स्वतंत्र रूप से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आ को पढ़ने के लिए किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, आप इसको स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है आपका, तो ऑप्शन देखिए, स्वर वर्णों का मेल, व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण का मेल, व्यंजन एवं स्वर वर्ण का मेल, व्यंजन परतंत्र वर्ण है। अब देखिए आपको यह भी हमने क्या बोला कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ठीक है। आपके स्वर क्या थे ये भी पता है। व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन की परिभाषा देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या बोलते हैं, तो व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन क्या होता है आपका, तो का से ज्ञा तक जो आप लोग पढ़ते हैं वही है, का से ज्ञा तक जिसको हम बोलते हैं वो व्यंजन ही होते हैं। तो क्या है आपका, क ख ग घ अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा डा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा 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 हा, फिर छत्र ज्ञासरा, ये भी आपके क्या होते हैं। तब आप देखिए इसको हम बोल कैसे रहे हैं, आपने देखा क उच्चारित क्या हुआ, का। आप खुद सोचिए कि इसको हम कैसे बोल रहे हैं, क्या है इसके अंतर्गत, तो क लिखा हुआ है, मतलब ये आपका क्या है, क और आ। दिख रहा है आपको कि क कैसे बोला जा रहा है, क और आ से मिलकर बना है ये आपका। तो ये क्या हो गया आपका, व्यंजन क्या है, तो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अगर हम स्वर के लिखने की तरीके, व्यंजन को लिखने का तरीका बोले तो इसमें अगर हलंत लगा है तो ये व्यंजन है, या फिर हम कहीं पे लिखते हैं तो इसको आधा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको पूर्ण रूप से व्यंजन बनाना है, मतलब ये हलंत को हटाना है, तो इसमें क्या माना जा रहा है आपका कि क प्लस अ लिखा है, मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तब आप देखिए कि व्यंजन परतंत्र वर्ण है, क्या बोला जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, तो व्यंजन परतंत्र वर्ण है। परतंत्र का अर्थ क्या हुआ, किसी के अधीन होना, ठीक है। तो मतलब आपका क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है आपके, तो स्वरों के अधीन या स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजन क्या है आपका, तो परतंत्र वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्वरों में से कंठ एवं तालव्य स्वर है। अब आपसे क्या पूछा गया कि कंठ एवं तालव्य स्वर। तो अब आप देखिए कि अभी तक हमने स्वर देखा, व्यंजन देखा क्या होते हैं, पर अब आप देखते होंगे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इनका उच्चारण स्थान, ठीक है, ये कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं, कहाँ से हम इनको बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपका ये स्वर है, स्वर में अगर हम अ को बोले तो ये कहाँ से निकलता है आपके, तो कंठ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आ कंठ से, ई कहाँ से निकलता है आपके, तो तालू से बोला जाता है, ठीक है। ऊ कहाँ से बोला जाता है आपके, तो ओष्ठ या होठों से, ठीक है। री क्या बोला जाता है आपके, तो मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, मूर्धा से।
अगर हम इसी को बोले, ठीक है, मूर्धा बोले या मूर्धन्य बोले, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका ए किससे बोला जाता है, तो कंठ और तालु से, ठीक है, ए। अगर हम ओ को बोले तो ये आपका कंठ और होस्ट से होता है, ठीक है। अंग और आहा जो आपका होता है, अनुस्वार और विसर्ग, ये आपके स्वर नहीं है, ये आपके अयोगवा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बोले कि आपका स्वर है, अनुस्वार और विसर्ग है, तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है, इसकी जो हम लोग बिंदी की बात करते हैं, ये कहाँ से बोला जाता है आपके, तो नाक से बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम विसर्ग की बात करें तो ये आपके कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको स्वरों में तो लेते ही नहीं है। अब ये याद कैसे रहेगा, इसको याद करने के लिए भी है, तो आप खुद सोचिए, कंठ, तालु, ओष्ठ, किसी भी आपको ट्रिक बनाने के लिए कभी किसी के ट्रिक को फॉलो करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ण के आपके पहले शब्द को ले लो, आपका ट्रिक अपने आप बन जाएगा। तो क्या हो सकता है, ये आपका कंठ से आप का ले लो, ठीक है, तालु से ता ले लो, कता हो गया, ओ से आपका क्या है, ओष्ठ, और माँ भी लेना पड़ेगा क्योंकि आप मूर्धा भूल नहीं सकते, तो कता ओम भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद देखें तो कंठ से आपका क्या है, आ, तालु से क्या हो जाएगा, ई, ओ से क्या होगा, तो ऊ, ओष्ठ या होठ, ठीक है। फिर माँ भी तो आपका बच्चा है, तो आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा से ऋषि, ठीक है, रे ऋषि का। अब क्या करेंगे, तो कंठ प्लस तालु को मिला देना, ठीक है, तो कंठ प्लस तालु से आपका ए बन जाएगा। फिर क्या करना, आप कंठ प्लस ओष्ठ को मिला देना, कंठ और होठों के द्वारा क्या बोला जाता है, तो ओ का उच्चारण स्थान है। कोशिश करेगा कि इसको जितनी आसानी से आप लोग याद कर लो, ट्रिक अपने आप, और कोई भी आपको ट्रिक बनाना है आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही ट्रिक फॉलो करना हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा, कंठ एवं तालव्य स्वर, ठीक है, कंठ एवं तालव्य स्वर क्या होता है। तो अब देखिए, हमने अभी देखा कि अ का उच्चारण तो कंठ से होता है, ठीक है, ई का किससे हो रहा है आपका, तो तालु से, ऊ का किससे हो रहा है, तो ओष्ठ से, और कंठ और तालु से क्या है आपका, तो ए है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और समझना होगा कि मूर्धा क्या होता है, ठीक है। तो आपको शायद कंठ तो आपको आपका गला समझ में आता होगा, तालु भी आपके दांतों के जस्ट पास वाली जगह पे तालु बोलते हैं, और उससे थोड़ा अंदर में जाओगे तो जो कठोर वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अगर इसमें परेशानी तो मैं नेक्स्ट इमेज में क्या है आपको इमेज भी दिखा दूंगी कि क्या होता है वो चीज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। हमने स्वर पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब आपसे स्वर के प्रकार भी पूछता है, तो ये सभी तो आपके स्वर हैं, यहाँ तक हमारे स्वर होते हैं। अब स्वर के प्रकार की जहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वर होता है। स्वर के प्रकार में मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर अगर हम बोले, ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो 3 प्रकार के। पहला क्या होता है आपका हस्त स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं लघु स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं मूल स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं तो एक मात्री स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। हस्त स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, मतलब क्या होता है, जिनको आपको उच्चारण करने में या बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो एक मात्रिक स्वर। इसके बाद आता है आपका क्या, दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हस्त स्वर या मूल स्वर से दुगना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो दीर्घ स्वर, या इसको द्विमात्री स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्या होता है आपका, तो प्लुप्त स्वर, ठीक है, हस्त स्वर या मूल स्वर से त्रिगुना समय, 3 गुना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, तो प्लुप्त स्वर बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जिनमें कम समय, एक मात्रा, तो आपको अ, ई, उ और री, मतलब आपके हस्त स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी, 4 होती है। कौन कौन सी, तो आ, ई, उ और ऋषि, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, तो हस्त स्वर। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ स्वर, ज्यादा समय लगेगा, तो आप देखिए आ, ई, उ, ए ओ मतलब जिनके बोलने में या जिनके उच्चारण में आपको ज्यादा समय लग रहा है हस्त स्वर से, वो क्या होते हैं आपके, तो दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई, तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, आपकी इसकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है दीर्घ की। अब इसमें एक चीज और बनता है, इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं।
कैसे संयुक्त स्वर होता है तो ये भी यहाँ पे आप देख लो। जब एक ही प्रकार के दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, जब एक ही प्रकार के दो स्वर मिलते हैं तो उसको दीर्घ स्वर बोल देते हैं। अब जो दो अलग प्रकार के स्वर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम तो संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये सभी संयुक्त स्वर में भी आते हैं। जैसे कि आप खुद देखिए कि अ के साथ में अगर आपका ई मिला तो क्या बनता है, हमेशा ए, ठीक है, अगर आप ऐसा बोले तो आपके ये सभी क्या होते हैं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्लुप्त स्वर। क्या बोला गया, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से तिगुना समय लगेगा। इसका आपको अगर प्रदर्शित करने के लिए बोले तो हिंदी का जो 3 होता है उससे हम क्या करते हैं, प्लुप्त स्वर को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ओम, ठीक है, मतलब क्या है, जब हम ओम को पढ़ेंगे तो ओम ऐसा बोलेंगे, 3 बार इसका उच्चारण होता है। इस चीज को आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, तो प्लुप्त स्वर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। तो आप देखिए ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रा स्वर। तो ऑप्शन देखिए अ क्या है आपका, तो दीर्घ स्वर होगा। री क्या है, तो देखिए तो आपका री होना चाहिए आपका मूल स्वर। ए तो आपका क्या है, ये भी दीर्घ स्वर है उपयुक्त में सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका री, ऋषि वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। अभी तक हमने स्वर का उच्चारण स्थान पढ़ा, अब व्यंजन के बारे में पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे, चाहे आप पटवारी देने जा रहे होंगे 24 को तब भी, ठीक है। तो अब देखें इसमें चा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो अभी हमको ये भी पता है कि व्यंजन, अभी पिछले में ही हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे 25 क्या होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, पढ़े हम लोगों ने। यह क्या होता है हमारा, तो अंतस्थ व्यंजन। और स क्या हमारा होता है, तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए का वर्ग, जो आपका का वर्ग होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से, ठीक है। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है आपके, तो तालु से, ठीक है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है आपका, तो मूर्धा से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, तो ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से, दंत से, मतलब आप वहां से बोलते हैं। पा वर्ग का कहाँ से, तो ओष्ठ से या होठों के द्वारा बोला जाता है। ये तो आपके स्पर्श व्यंजन का है। का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा या मूर्धन्य से, ता का आपका दंत से, प का आपका होष्ठ से होता है। पर हमको ये भी तो पढ़ना है कि आपका सा, तो अगर इसमें ध्यान रखें आपके, तो तीनों सा ये हमारा क्या होता है, तो देखिए कौन सा सा है आपका, ये तो इसको हम बोलते हैं तालु सा, तालु की सहायता से बोला जाने वाला। आप लोग बोलते होंगे शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरौता का सा, वही वाला है, ठीक है। उसको हम कहाँ से उच्चारण करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका तो मूर्धा, षटकोण का जो आपका सा है वो मूर्धा सा है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये तो दंत सा, दांतों से बोला जाता है, ठीक है, दांतों की सहायता से। तब आप देखें कि हमने स का भी उच्चारण स्थान देखा, तालु सा, मूर्धा सा, दंत सा। तो इसके ऊपर जस्ट आपका आता है या र अल्लाह, ठीक है। तब यहाँ आपका स अगर यहाँ से तालु से होता है तो यह भी ध्यान रखेंगे आपका इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु ही होगा, ठीक है। आप षटकोण के सामने बोले मूर्धा से उच्चारण होता है तो आपके र का उच्चारण भी मूर्धा से ही होगा, ठीक है। अगर हम दंत की बोले दंत सा का, तो उसके ऊपर ला होता है, इसका उच्चारण स्थान भी दंत ही होगा, दांतों से होता है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका हा। हा को हम विसर्ग के रूप में भी बोलते हैं, तो इसका मुख्य रूप से आपका ये कंठ से उच्चारण किया जाता है। वह कहाँ से होता है, बार बार अगर आप देखे होंगे व्यापम में तो वह का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये आपके दांतों और होठों की सहायता से बोले जाते हैं, दंत और होष्ठ, इसीलिए वाक को दंतोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन है। पहले ही हम इनका उच्चारण यहाँ पे कर चुके, तो संयुक्त व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में नहीं पढ़ा जाता। और ये आपके क्या है, तो द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो आपका क्या पूछा गया, चा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, तो देखिए नाक से, दंत से, मूर्धा से या फिर तालु से। तो आपका क्या दिख रहा है, चा कहीं पे दिख रहा है, चा वर्ग कहाँ से हो रहा है, तो तालु से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तालु। दंत से किसका होता है, तो आपके ता वर्ग का। मूर्धा का कहाँ से, तो टा से। नाक से किसको हम बोलते हैं, तो अनुस्वार को बोला जाता है। आपने देखा था अनुस्वार क्या है, ये तो बिंदी के रूप में आती थी, जैसे कि अंक, ठीक है, अंक। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ऐसा कुछ लिखते हैं
तो इसको देखिए अंक, ये बिंदी को हम नाक से बोलते हैं। ठीक है, लगता है, उम्मीद तो है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कहाँ से हम इसको उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है? अभी हमने पिछले क्लास में देखा कि किसका होता है, होठों के द्वारा। तो देखिए आपका प फ ब भ म, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपका, तो होठों से उच्चारण में प फ ब भ म। तो चा छा जा झा अभी कहाँ हुआ था, आपने देखा तालु में। क खा गा वाला कहाँ था, तो कंठ से। और ता था दाधा वाला आपका कहाँ से था, तो दांतों के थ्रू बोला जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? अभी अभी इसके पहले भी अगर हम लोग बोले कि अयोगवाह, तो ये सभी तो आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका अंग और आहा क्या है आपका, तो अयोगवाह है। अयोगवाह के लिए, ठीक है, अयोगवाह में आपका क्या आता है, तो अंग और आहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार और इसे क्या बोलते हैं, तो विसर्ग। विसर्ग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब हम लोग संधि पढ़ते हैं, विसर्ग संधि, उसकी बहुत उपयोगिता होती है वहां पे। तब आप देखिए अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं छत्र, फिर डा ढा अंग आहा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए क्या बताया गया हमारा, तो अंग और आहा। डा ढा आपका द्विगुण व्यंजन में, या फिर हम इसको उच्चारण में पढ़ लेते हैं छत्र, ये आपका क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।